नमस्कार दोस्तों, मैं हुनैल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस में प्रथम प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सामने है पहला प्रश्न, संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों की परिभाषा लिखिए। उत्तर है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में संवेगात्मक अशांति पद को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। यह एक ऐसी मानसिक अस्वस्थता संबंधी अशांति है जिसके पीछे न तो कोई स्पष्ट शारीरिक या भौतिक कारण होते हैं और न जिनमें मस्तिष्क कोई संरचनात्मक क्षति ही पहुंचती है। देखिए दोस्तों, जो संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों में न ही कोई शारीरिक या भौतिक कारण होते हैं, न ही इनके मस्तिष्क में कोई संरचना ही क्षति पहुंचती है। यह एक मानसिक अस्वस्थता संबंधी दोस्तों अशांति होती है। आगे देखिए दोस्तों, फिलिप्स महोदय कहते हैं कि फिलिप्स ने विक्षिप्त बालकों की परिभाषा इस प्रकार दी है। विक्षिप्त बालक वे बालक होते हैं जिनका व्यवहार सामान्य बच्चों के व्यवहार से अधिक दूर होता है और इनकी विशेषता यह होती है कि ये सामाजिक नियमों और मान्यताओं के उल्लंघन में विश्वास रखते हैं। देखिए दोस्तों, जो सामाजिक रूप से अशांत बच्चे होते हैं, फिलिप्स महोदय का कहना है कि ऐसे बालक वे बालक होते हैं जिनका व्यवहार, जो सामान्य बालक होते हैं, उनके व्यवहार से हटकर इनका अलग व्यवहार होता है जो कि समाज की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। यानी कि दोस्तों, ये ऐसा कुछ कार्य करते हैं जो समाज की दृष्टि से मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है, वह सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं दोस्तों, उसे हम संवेगात्मक रूप से अशांति बालक कहते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कुसमायोजन का अर्थ क्या है। उत्तर है कुसमायोजन दो शब्दों से मिलकर बना है। कु और समायोजन से दो शब्दों से मिलकर बना है कुसमायोजन। अब देखिए दोस्तों, कु का अर्थ होता है बुरा और समायोजन का अर्थ होता है संतुलन। अर्थात दोस्तों इस प्रकार क्या हो गया, कु का अर्थ हो गया बुरा और समायोजन का अर्थ हो गया संतुलन। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, बुरा संतुलन अथवा कुसमायोजन। अब देखिए दोस्तों, एक बालक होता है जो सामान्य व्यवहार वाला होता है, वह अन्य बालकों के साथ अच्छी प्रकार से मिलजुल कर रहता है, उसका व्यवहार संतुलित होता है। देखिए दोस्तों, ऐसे बालक होते हैं जिनका व्यवहार सामान्य होता है, वह अनेक बालकों से, बहुत सारे दोस्तों से मिलजुल कर प्रेम सद्भाव, एक दूसरे से मित्रता करके रहते हैं। और देखिए दोस्तों, एक इस प्रकार का बालक होता है, एक दूसरा बालक होता है जो दूसरे बालकों पर नकारात्मक असर डालता है, जैसे उन्हें हानि पहुंचाता है, गाली देता है। ऐसे व्यवहार को कुसमायोजित व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नकारात्मक व्यवहार करते हैं, वह अपने मित्रों को गाली देते हैं, उनको कुछ इस प्रकार कहते हैं कि वह बुरा लगता है, जो समाज की दृष्टि से मान्यता नहीं दी जाती है, ऐसी क्रियाकलाप करते हैं, तो ऐसे बालकों को हम कुसमायोजित बालक कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, इनकी परिभाषा दीजिए। उत्तर है सफ्रेन सोवन का मत है, सामान्य रूप से कुसमायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवहारिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं रहती हैं, जिनके द्वारा अभाव, तनाव, भग्नाशा आदि के कारण किसी व्यक्ति का व्यवहार बाह्य परिस्थिति के प्रति असंतुलित होता है। देखिए दोस्तों, सफ्रेन सोवन महोदय कहते हैं कि बालक के व्यवहारिक व मानसिक कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होती है जिसके द्वारा बालक हमेशा तनाव में रहता है, वह कुछ ऐसा कार्य करता है जो समाज विरोधी कार्य करता है, जिससे बाहरी वातावरण में या अथवा उसके व्यवहार में असंतुलन उत्पन्न होता है। इसे हम कुसमायोजन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, टाइनस ने कुसमायोजन को परिभाषित करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए दोस्तों, ग्राह्यता की अयोग्यता, स्नेह प्राप्त करने की असमर्थता, असंतुलित जीवन, अनुभवों से लाभ न उठा पाना, असहनशीलता, भग्नाशा तथा आत्मनिष्ठा आदि बातें कुसमायोजन के लक्षण हैं। देखिए दोस्तों, टाइनस महोदय कहते हैं कि ग्राह्यता की अयोग्यता, ग्राह्यता का मतलब दोस्तों ग्रहण करने की अयोग्यता, स्नेह प्राप्त करने की असमर्थता, माता पिता से, मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से स्नेह प्राप्त करने की असमर्थता। दोस्तों मतलब कि ये सभी लोग आपको अच्छा नहीं मानते हैं। जो बालक माता पिता से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, अपने पास पड़ोस से उनके अच्छे संबंध नहीं होते हैं, उनसे वह प्रेम नहीं प्राप्त करते हैं, वह हमेशा उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसे बच्चे कुसमायोजित बालक होते हैं, जिनका जीवन असंतुलित होता है। वह दोस्तों अपने अनुभवों से कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं, जो समाज में असहनशीलता का महसूस करते हैं, उसे ऐसे दोस्तों कुसमायोजित बालक होते हैं।
अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, समस्यात्मक बालक का अर्थ क्या होता है? उत्तर है, समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी न किसी प्रकार से बहुत ही असाधारण होता है। समुचित व्यवहार नहीं सीखने के कारण इसमें व्यक्तित्व संबंधी विकार आ जाते हैं। अतः वे बालक जो व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी दोष के कारण समाज में समस्या उत्पन्न करते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, समस्यात्मक बालक हम उसे कहते हैं जो असाधारण कार्य करते हैं। सामान्य बच्चों की तुलना में दोस्तों जो असाधारण कार्य करते हैं, जो वे बालक दोस्तों जो व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधित दोष विभिन्न पाए जाते हैं, समाज गत विरोधी कार्य करते हैं, ऐसे दोस्तों समस्यात्मक बालक होते हैं। अब देखिए दोस्तों, समस्यात्मक बालक वह है जो व्यवहारगत नियमों का उल्लंघन कर समाज, विद्यालय और परिवार में समस्या उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक बालक कभी कभी समस्यात्मक व्यवहार करता है, परंतु यदि वह शीघ्र अपने में सुधार कर लेता है तो उसे समस्यात्मक बालक नहीं कहा जा सकता। परंतु यदि अनुचित व्यवहार को बार बार दोहराया जाए, वह आदत बन जाए, तो ऐसी स्थिति बालक को समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखती है। देखिए दोस्तों, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो घर, परिवार, विद्यालय के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं, और कभी कभी दोस्तों यह उल्लंघन करते करते उनकी इतनी आदत बन जाती है कि वह समाजगत विरोधी कार्य हमेशा करते रहते हैं। जब दोस्तों ऐसा करते रहते हैं तो ऐसे बालक को हम समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ बालक ऐसे होते हैं जो समाजगत विरोधी कार्य तो करते हैं, लेकिन कुछ दिन में अपने आदत में सुधार कर लेते हैं, वह बुरे से अच्छे बालक बन जाते हैं। तो ऐसे बालक जो होते हैं, ऐसे बालकों को हम समस्यात्मक बालक की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, समस्यात्मक बालक की परिभाषा लिखिए। उत्तर है, वैलेंटाइन ने समस्यात्मक बच्चों की परिभाषा इस प्रकार से दी है। देखिए दोस्तों, समस्यात्मक बालक वह बालक है जिसका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। देखिए दोस्तों, वैलेंटाइन महोदय कहते हैं कि समस्यात्मक बच्चे हम उसे कहते हैं जिसका व्यवहार व व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है, सामान्य बालकों की तुलना में असामान्य होता है, उसे हम समस्यात्मक बालक की संज्ञा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जॉन डी कमिंग्स ने कहा है, नर्सरी व शिशु पाठशाला से लेकर विद्यालय तक के बच्चों में 40% बालक समस्यात्मक बालक होते हैं। इनका कारण कुछ भी, चाहे झूठ बोलना, चोरी करना, डरने, हठ करने या मारपीट करने तक के गंभीर कारण हो सकते हैं। सभी विद्यालय के बालक ऐसी समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। देखिए दोस्तों, सभी विद्यालयों की समस्या ऐसे बालक होते हैं। देखिए दोस्तों, जॉन डी कमिंग्स महोदय कहते हैं कि समाज में जो ऐसे बालक हैं जो नर्सरी से लेकर शिशु पाठशाला तक या बड़े बच्चे जो होते हैं, ऐसे 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हठ करते हैं, अपने मित्रों से मारपीट करते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखते हैं। और दोस्तों ऐसे बच्चे लगभग सभी विद्यालयों में पाए जाते हैं। सभी विद्यालयों की समस्याएं ऐसे बालकों से होती हैं। अब देखिए दोस्तों, बर्ट के अनुसार अगला प्रश्न है, बर्ट के अनुसार समस्यात्मक बालक के प्रकार क्या होते हैं? उत्तर है, आक्रामक और उत्तेजित बालक। इसमें वे बालक आते हैं जो छोटी छोटी बातों पर आक्रामक रूप अपना लेते हैं। ये झगड़ा, मारपीट तथा तोड़फोड़ में विश्वास करते हैं। ये हमेशा उत्तेजना से भरे होते हैं तथा धैर्य इन बच्चों में नहीं होता है। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे आक्रामक और उत्तेजित स्वभाव वाले बालक होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर दोस्तों आक्रामक रूप अपनाते हैं, आक्रामकता व्यवहार करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं तौवा जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, अवदमित व घबराए हुए बालक। इसमें वे बालक आते हैं जो कक्षा में व घर में दबे रहते हैं। वे चिंताग्रस्त, भययुक्त और आशंका से भरे रहते हैं। ये प्रायः सफल नहीं होते हैं। यह गलत वाक्य जल्दी में बोल जाते हैं और बेचैनी का अनुभव करते हैं। देखिए दोस्तों, जो अवदमित या घबराए हुए बालक होते हैं, ऐसे बालक दोस्तों कक्षा में और घर में दबे हुए महसूस करते हैं। इनका मतलब दोस्तों यह होता है कि हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, भययुक्त वातावरण में रहते हैं, हमेशा उनको डर लगा रहता है अपने से बड़ों का या दूसरों का। और दोस्तों ऐसे बालक जो होते हैं यह दोस्तों क्या ऐसे बालक होते हैं, या अवदमित या घबराए हुए बालक होते हैं। और दोस्तों जो ऐसे बालक होते हैं यह गलत वाक्यों का प्रयोग अधिकतर करते हैं और बेचैनी का महसूस करते हैं।
अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, पिछड़े बालक की परिभाषा दीजिए। उत्तर है पिछड़े बालक के संबंध में कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं। उत्तर है हाल के अनुसार पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के अनुरूप नहीं होती है। देखिए दोस्तों, जिसकी शैक्षिक उपलब्धि उनके स्वाभाविक योग्यता के अनुरूप ना हो, यानी कि दोस्तों पिछड़े बालक हम उसे कहते हैं जैसे कि क्लास 10 में पढ़ने वाला बच्चा जो क्लास 5 का मानसिक योग्यता लेकर बैठा हुआ है, वह क्लास 10 पास नहीं कर सकता, ऐसे बालक को हम पिछड़े बालक की संज्ञा देते हैं। जो बालक सामान्य बालकों से धीरे सीखते हैं, ऐसे बालकों को दोस्तों हम पिछड़े बालक की संज्ञा देते हैं। अगला पॉइंट है, सोनल के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपनी अवस्था के अन्य छात्रों की अपेक्षा शैक्षिक न्यूनता प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, सोनल महोदय कहते हैं कि पिछड़े बालक हम उस बालक को कहते हैं जो अपने ही सहपाठी की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक प्रदर्शन करता है, उसे दोस्तों हम पिछड़े बालक की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पिछड़ेपन के प्रकार क्या हैं। उत्तर है पिछड़ेपन 2 प्रकार का होता है। पहला है सामान्य पिछड़ापन। जो बालक पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में सामान्य बालकों से पिछड़े होते हैं वह सामान्य पिछड़ापन कहलाता है। देखिए दोस्तों, जो सामान्य पिछड़ापन होता है वह उसे कहते हैं जो प्रत्येक बालक जो कक्षा के सहपाठी से पाठ्यक्रम में विषय वस्तु में सामान्य बालकों से कुछ थोड़ा कम पिछड़े हुए होते हैं, ऐसे बालकों को सामान्य पिछड़ापन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, विशिष्ट पिछड़ापन उसे कहते हैं जब कोई छात्र पाठ्यक्रम के किसी विशेष विषय में पिछड़ा होता है तो उसे विशिष्ट पिछड़ापन कहते हैं। देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम के किसी एक विषय में जब कोई बालक बहुत अधिक पिछड़ा हुआ होता है, उसे नहीं समझ में आता है, तो उसे हम दोस्तों विशिष्ट पिछड़ापन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पिछड़ेपन के मानसिक कारण क्या हैं। उत्तर है पिछड़ेपन के 2 प्रमुख मानसिक कारण हैं। पहला कारण है दोषपूर्ण मस्तिष्क क्रिया। मस्तिष्क का पक्षाघात पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारक है। तंत्रिका तंत्र सभी शारीरिक व मानसिक क्रियाओं को संचालित एवं समन्वित करता है तथा उन्हें नियंत्रित करता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का एक मुख्य अंग है, अतः तंत्रिका तंत्र में अथवा मस्तिष्क में किसी प्रकार का व्यतिक्रम आने पर उसकी क्रियाविधि दोषपूर्ण हो जाएगी, जो बालक की शारीरिक मानसिक गामक क्रियाओं को प्रभावित करेगी। देखिए दोस्तों, दोषपूर्ण मस्तिष्क क्रिया यह होती है कि कभी कभी बालक के मस्तिष्क में कुछ ऐसे चोट लग जाती है दोस्तों कि वह उसका मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, या दोस्तों कुछ ऐसे न्यूरॉन होते हैं मस्तिष्क में जो नष्ट हो जाते हैं, जिससे किसी भी शब्द को, किसी भी चित्र को मस्तिष्क में अंकित करने की क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों, प्रतिमा बनाने की मस्तिष्क में क्षमता कम हो जाती है किसी भी शब्द के, किसी भी चित्र को। तो दोस्तों, ऐसे बालक जो होते हैं किसी भी विषय वस्तु को जल्दी याद नहीं कर पाते हैं, ऐसे बालकों को हम मानसिक रूप से या दोषपूर्ण मस्तिष्क क्रिया की वजह से पिछड़े हुए बालक की श्रेणी में रखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, निम्न सामान्य बुद्धि। बर्ड ने बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य उच्च सहसंबंध पाया। अपने एक अन्य अध्ययन में इन्होंने पाया कि 77.5% पिछड़े बालकों में अन्य कारणों के साथ बुद्धि की कमी भी एक कारण था। बौद्धिक रूप से पिछड़े बालक शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, निम्न सामान्य बुद्धि के संदर्भ में बर्ट महोदय कहते हैं कि इन्होंने एक अपना प्रयोग किया, उसमें इन्होंने देखा कि 77.5% बालक ऐसे बालक हैं जिनके पिछड़ेपन का कारण क्या होता है कि बुद्धि होती है, बौद्धिक रूप से कमजोर छात्र होते हैं। ऐसे बालक को हम पिछड़ेपन की श्रेणी में रखते हैं। बौद्धिक रूप से पिछड़े बालक दोस्तों जो होते हैं वह शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी पिछड़ जाते हैं, जैसे किसी भी कार्य को करने में, व्यवसाय करने में या कुछ सीखने में। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, मंद अधिगामी बालकों का वर्गीकरण। उत्तर है मंद अधिगामी बालकों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने से या नाड़ी संस्थान में कोई दोष आने से बालक मंद अधिगामी हो जाते हैं। उन्हें पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है, शब्दों तथा वाक्यों का सही अर्थ समझ नहीं पाते हैं। देखिए दोस्तों, मंद का मतलब होता है धीरे, अधिगामी का मतलब होता है सीखना या सिखाना, जिसे हम अधिगम कहते हैं। तो दोस्तों, जो धीरे सीखने वाले बच्चों हैं उनका वर्गीकरण हम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे मंद अधिगामी बालक दोस्तों हम उसे कहते हैं। कभी कभी ऐसे दोस्तों जो बालक होते हैं उन्हें पढ़ने लिखने में कठिनाई महसूस होती है तथा दोस्तों वह कभी कभी
उनके नाड़ी संस्थानों, मस्तिष्क के नाड़ी संस्थानों का मतलब दोस्तों उनके मस्तिष्क में कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है जिससे वह जल्दी नहीं सीख पाते हैं दोस्तों। इससे हम मंद अधिगामी बालक की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा पॉइंट है दृष्टि तथा श्रवण इंद्रियों में किसी प्रकार के दोष के कारण मंद अधिगामी हो जाता है बालक, परंतु पाठ्यवस्तु का अर्थ सही समझ लेता है। बाएं हाथ से काम करने में कठिनाई होती है। देखिए दोस्तों, जो मंद अधिगामी बालक होते हैं वह बाएं हाथ से कार्य करने में उनको कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि दोस्तों अधिकतर बच्चा दाएं हाथ से कार्य करता है। देखिए दोस्तों, जो मंद अधिगामी बालक होते हैं दृष्टि अथवा श्रवण इंद्रियों, देखने और सुनने में जब उसे समस्या उत्पन्न होगी तो वह सामान्य बालकों की तुलना में धीरे सीखेगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इसे हम मंद अधिगामी बालक की श्रेणी में रखते हैं। जो बालक देखने में व सुनने में, ऐसे बालकों को जब समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसे बालक सामान्य बालकों की तुलना में धीरे सीखते हैं। तो इसे दोस्तों हम क्या कहेंगे, ये निम्नलिखित दोषों के कारण दोस्तों मंद अधिगामी बालक हो जाता है, यानी कि धीरे सीखता है, मंद अधिगम करता है। मंद का मतलब धीरे। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मंद अधिगामी बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान क्या है। देखिए दोस्तों, मंद अधिगामी बालकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। जो मंद अधिगामी बालक होते हैं, जो धीरे सीखने वाले बालक होते हैं, इनकी जो सीखने की गति होगी वह दोस्तों भी धीरे होगी। देखिए दोस्तों, यह शैक्षिक प्रतिमानों के अनुरूप उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। इन्हें समुचित निर्देशन और देखभाल की आवश्यकता होती है। इनकी पहचान भी तभी हो पाती है जब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। युवा अवस्था में वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं और सामाजिक रूप से समायोजन हो जाता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनकी पहचान विद्यालय से पूर्व नहीं हो पाती। जो बालक विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते उनकी पहचान करना कठिन होता है। देखिए दोस्तों, जो मंद अधिगामी बालक होते हैं इनका शैक्षिक प्रावधान यह होता है दोस्तों, ऐसे बालकों को हम हस्तक्षेप रहित विधि के द्वारा हम सिखा सकते हैं दोस्तों, और ऐसे बालकों को निम्नलिखित उपकरणों के द्वारा सिखा सकते हैं। और दोस्तों, जो मंद अधिगामी बालक होते हैं ऐसे बालकों की पहचान दोस्तों तब होती है जब बालक विद्यालय में पढ़ने जाता है, तो ऐसे बालकों की पहचान होती है। क्योंकि दोस्तों जब बालक घर पर रहता है तो घर पर क्या होता है, जब बालक छोटा होता है तो खेलने में ज़्यादा व्यस्त होता है, तो उसकी मानसिक योग्यता अभिक्षमता का पता नहीं लगता। जब वह विद्यालय में जाता है तो शिक्षक जो होते हैं वह गाइड करते हैं, निर्देशन देते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं, तो पता पा जाते हैं कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन सा बच्चा पढ़ने में धीरे है, क्या कारण है। तो दोस्तों ऐसे बच्चों का पहचान अधिकतर विद्यालय में हो जाती है। विद्यालय से पूर्व ऐसे बालकों की पहचान नहीं हो पाती है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, मिर्गी की समस्या के प्रमुख लक्षण क्या हैं। उत्तर है यह एक ऐसी समस्या है जो सामान्य रूप से बालकों में पाई जाती है। इस समस्या के कुछ मुख्य लक्षण हैं। देखिए, पहला पॉइंट है बालक हिस्टीरिया के रोगी की तरह जोर जोर से कपकपाता है। देखिए दोस्तों, जिस बालक को मिर्गी आती है वह बालक जोर जोर से कांपता है। और दोस्तों ये दौरे लगातार पड़ते हैं। जो मिर्गी होती है दोस्तों यह दौरे लगातार पड़ते हैं। अगला पॉइंट है बालक गिर जाता है और हाथ पैर पटकता है। अगला पॉइंट हुआ हाथ पैर को घातक रूप से हिलाता है, जैसे कि दोस्तों आपने कभी कभी देखा भी होगा। अगला पॉइंट है बालक बेहोश हो जाता है। अगला पॉइंट है बालक पीला पड़ जाता है दोस्तों जब बालक को मिर्गी आती है। अगला पॉइंट है हाथ तथा शरीर के अंगों को रगड़ता है। अगला पॉइंट है बालक अपने कपड़े उतारने लगता है दोस्तों, अधिकतर उसको गर्मी होती है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, मिर्गी की समस्या के कारण क्या है। उत्तर है यह समस्या मस्तिष्क में चोट लगने अथवा मस्तिष्क के आकार में वृद्धि होने के कारण होती है। इस प्रकार के दौरों को दवाइयों एवं शल्य चिकित्सा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मिर्गी के रोग में बालक के दौरे के समय पीड़ा नहीं होती है, इसलिए यदि कक्षा में किसी बालक को मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो अध्यापक को शांत रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, मिर्गी की समस्या इसलिए होती है जब बालक के मस्तिष्क में चोट लग जाती है अथवा उसके मस्तिष्क के आकार में अधिक वृद्धि होने लगती है। दोस्तों अधिकतर बालक के जो मस्तिष्क का नाड़ी संस्थान होता है वहाँ पर रक्त संचार अधिकतर तेज हो जाता है। दोस्तों कभी कभी ये रक्त संचार जब ब्लॉक हो जाते हैं तो दोस्तों बालक को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। मिर्गी रोग में बालक के दौरे का समय पीड़ा दोस्तों नहीं होती है, इसलिए जब मिर्गी आए कक्षा में तो शिक्षक को चाहिए कि वह शांत स्वभाव से रहे, बालक को परेशान न करें। देखिए दोस्तों, और आगे है प्रभावित बालक की गतिविधियों को रोकना नहीं चाहिए। बालक के पास नुकीली वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ऐसी वस्तुएं बालक को घायल कर सकती हैं। ऐसी वस्तुओं को वहां से दूर कर देना चाहिए। यदि बालक का मुंह खुला है तो मुंह बंद कर देना चाहिए, नहीं तो बालक की जीभ कटने का भय रहता है। देखिए दोस्तों, जब बालक को मिर्गी आती है तो उसके जैसे कि जब
कक्षा में विद्यालय में बालक को मिर्गी आए तो शिक्षक को यह करना चाहिए कि उसके आसपास जो नुकीली वस्तुएं हो उसे हटा देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब बालक को मिर्गी आती है तो उसके अपने शरीर पर उसका संतुलन नहीं रहता है, उसका शरीर कांपता रहता है, तो उसे चोट लगने की संभावना रहती है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, वस्तुओं को दूर दूर से हटा देना चाहिए। यदि बालक का मुंह दोस्तों अधिकतर खुला होता है, वह नाक जमीन पर रगड़ते हैं दोस्तों, तो उसके मुंह को बंद कर देना चाहिए ताकि ऐसे कुछ घटनाओं से रोका जा सके। और दोस्तों देखिए, और एक और उपचार होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। जिस बालक को मिर्गी आती है तो उसे दोस्तों क्या होता है कि जो चमड़े का जूता होता है यदि उसे सुंघा दिया जाता है तो यह क्रिया कम हो जाती है या बंद हो जाती है। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।